जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीलंका संकट के बारे में। हाँ साथियों, श्रीलंका संकट के बारे में। श्रीलंका जो एक द्वीपीय देश है और भारत का पड़ोसी मुल्क है, तो हम चर्चा करते हैं कि न्यूज क्या है। साथियों, न्यूज ये है कि श्रीलंका में एक आर्थिक बदहाली का दौर चल रहा है और वहां की जो मौजूदा सरकार में राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, वो अपना देश छोड़ के सिंगापुर भाग गए। वहां की जनता ने अपना राष्ट्रपति आवास जो कोलंबो में है, उस पर कब्जा जमा लिया गया है। और वहां के जो सांसद है, उनके घरों को या तो कब्जा जमा लिया गया है या फिर वहां पे जो भी सांसद के मकान है उन पे आग लगा दी गई है। तो हम चर्चा करेंगे कि ये हालात कैसे बने, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आगे श्रीलंका की क्या दशा होगी। तो श्रीलंका की मौजूदा स्थिति। साथियों, श्रीलंका में मौजूदा स्थिति ये है कि वहां पे लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो अपनी आवश्यक और रोजमर्रा की चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे आवश्यक चीजों की भारी किल्लत चल रही है। वहां पे खाने के लिए अनाज, चावल, सब्जी और जो रोज की जितनी भी बाजार से उपलब्ध वस्तुएं हैं उनकी भारी किल्लत चल रही है। विदेश से आयात करने के लिए श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो पूरी तरह खाली हो चुका है। कोई भी चीज विदेश से आयात श्रीलंका नहीं कर सकता। और ये स्थिति जैसे ही बेकाबू हुई, यहाँ की मौजूदा सरकार में जो राष्ट्रपति थे वो अपना मुल्क छोड़ के, अपनी जनता को छोड़ के इस देश से निकल चुके हैं। तो ये स्थिति कैसे बनी, तो हम बात करते हैं श्रीलंका के इतिहास के बारे में। साथियों, श्रीलंका में यदि हम देखें तो श्रीलंका की स्थिति, श्रीलंका एक बौद्ध देश है और यहाँ पे सिंहल और तमिली जाति के लोग रहते हैं। सिंहल जो अपने आप को वहां की मूल निवासी बताते हैं, उनका कुल जनसंख्या में परसेंट 81% है। और तमिली जिनको भारत के तमिलनाडु से वहां का संबंध बताते हैं, उनकी वहां की कुल पॉपुलेशन में है 9% की। तो ये मूल रूप से दो जातियां वहां पे निवास करती है और मूल रूप से श्रीलंका एक बौद्ध धर्म को डेडिकेटेड कंट्री है। तो हम बात करते हैं श्रीलंका और भारत दोनों पे ही किसी समय अंग्रेजों का अधिकार रहा था और दोनों ही अंग्रेजों के अधीन थे। भारत के कई शासकों ने श्रीलंका पे शासन किया था और ऐसा पहले कोई नहीं था कि श्रीलंका भारत से अलग था। लेकिन जब भारत 1947 में आजाद हो गया था, 1947 में अंग्रेजों ने भारत को तो आजादी दे दी, लेकिन श्रीलंका को आजादी नहीं प्रदान की थी। श्रीलंका को भारत के 1 साल बाद में आजादी प्रदान की गई थी। श्रीलंका को अंग्रेजों ने आजाद किया था 1948 में, क्योंकि अंग्रेजों ने श्रीलंका के साथ एक अलग देश की तरह व्यवहार किया था। तो जैसे ही 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो इसने अपने अलग से संविधान बना लिया, अलग से अपनी व्यवस्था बना ली और ये एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। मैं बता देता हूँ साथियों, अंग्रेजों ने भारत के जो द्वीप है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, उनको भी एक अलग देश देने का, एक अलग देश के रूप में दर्जा देने का प्रयास किया था। लेकिन भारत के जो प्रथम पीएम थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने विरोध किया था और इस कारण अंग्रेजों ने अंडमान और निकोबार को भारत को सौंप दिया था। तो श्रीलंका में ये स्थिति कैसे बनी, तो जैसे ही 1948 में ये देश आजाद हुआ तो यहाँ पे शुरू से ही संवैधानिक गड़बड़ी चल रही थी। साथियों, जब दौर आया 1983 ईस्वी का, सन था 1983। साथ ही 1983 ईस्वी में यहाँ के जो एक द्वीप है जहाँ पे तमिली बहुल है, वहां पे प्रभाकरण नामक जो तमिली जाति से बिलोंग करता था, इस व्यक्ति ने एक संगठन बनाया, लिट्टे नाम का आतंकवादी संगठन बनाया। और इसने जो सिंहल लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी और सशस्त्र विद्रोह कर दिया। उन्होंने मांग की थी कि श्रीलंका का जो ये पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर हमें एक स्वतंत्र तमिली राष्ट्र चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही श्रीलंका पे एक बार पूरी तरह कब्जा कर लिया था और इस तरह वहां पे एक गृह युद्ध का वातावरण बन गया था। फिर इसके लिए भारत ने सहायता की थी और भारत के जो मौजूदा पीएम थे राजीव गांधी,
राजीव गांधी, इन्होंने एक शांति सेना भेजी और भारतीय सेना ने यहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित की। और इस दौरान भारत के कई वीर सैनिक शहीद हुए थे और प्रभाकरण ने इससे खपा होकर राजीव गांधी जी पे हमला करवाया, जिसमें राजीव गांधी जी शहीद हो गए थे। फिर साथियों साल आया 2009 में श्रीलंका की आर्मी ने प्रभाकरण को चारों तरफ से घेर के उसकी हत्या कर दी और इस तरह वहां पे लिट्टे संगठन पूरी तरह खत्म हो गया। फिर साथियों श्रीलंका ने एक बार फिर से गृह युद्ध से उठ के अपना आर्थिक विकास करने की कोशिश की और अपने विकास के लिए वहां पे इंफ्रा जो भी व्यवस्थाएं थी उनको बनाने के लिए विदेश से भारी मात्रा में कर्ज लिया। विदेश से भारी मात्रा में कर्ज लिया और सबसे ज्यादा श्रीलंका ने कर्ज लिया था चीन से। चीन के बाद भारत से, जापान से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से उन्होंने भारी मात्रा में कर्ज लिया। यदि मौजूदा बात करें तो श्रीलंका पे 51 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो उसकी कुल जीडीपी का 111% है। यानी श्रीलंका को पूरी तरह श्रीलंका की जमीन और श्रीलंका के जितने संसाधन है इनको यदि किसी के साथ को बेच दिया जाए तो भी श्रीलंका अपना पूरा कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। ये स्थिति हो गई है और श्रीलंका का जो मौजूदा विदेशी भंडार है वो पूरी तरह रिक्त हो चुका है। वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में एक पैसा, एक डॉलर भी नहीं है। वहां के श्रीलंकाई रुपये की बात करें तो वो एक डॉलर के बदले श्रीलंका का 360 रुपये श्रीलंकाई रुपये इसकी स्थिति है। यदि भारत के 1 रुपये की बात करें तो भारत का जो रुपया है वो 1 डॉलर के बदले लगभग 79 रुपये है। यानी 1 डॉलर के बदले भारत के 79 रुपये खरीदे जा सकते हैं, जबकि श्रीलंका का 1 डॉलर के बदले 360 रुपये खरीदे जा सकते हैं। यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी रुपये की कीमत है 1 डॉलर के बदले 180 रुपये अभी वर्तमान में पाकिस्तानी रुपये की कीमत है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक बदहाली या उसकी मुद्रा किस प्रकार से गिर गई है। तो हम बात कर रहे थे कि ये स्थिति कैसे बनी। तो जैसे ही 2009 में प्रभाकरण की मृत्यु हुई और लिट्टे पूरी तरह समाप्त हो गया था, उसके बाद श्रीलंका ने अपना आर्थिक विकास करने के लिए विदेश से भारी मात्रा में कर्ज लिया था और सबसे ज्यादा कर्ज लिया था चीन से। और चीन ने उस कर्ज के बदले श्रीलंका से एक बंदरगाह उधार 99 साल की लीज पे ले लिया था। उसका नाम था हम्बनटोटा बंदरगाह। साथियों फिर सन आती है 2019। साथियों दिन था 21 दिसंबर 2019। साथियों ईस्टर पर्व का दिन था, ईस्टर त्योहार था। इस दिन साथियों श्रीलंका में भारी मात्रा में बम धमाके होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, जिसमें 2 होटल्स को निशाना बनाया जाता है और 3 चर्च होते हैं वहां पे आतंकवादी हमला करते हैं। और इस तरह श्रीलंका का जो पर्यटन व्यवसाय है वो पूरी तरह डगमगा जाता है और श्रीलंका में जो पर्यटन व्यवसाय है उसमें 12% तक कमी देखी जाती है। साथियों श्रीलंका का जो मेन जो आर्थिक व्यवस्था है वो डिपेंड है साथियों, एक तो पर्यटन पे, दूसरा चाय पे और तीसरी जो वस्तु है वहां पे रबड़। पर्यटन, चाय और रबड़, ये 3 मुख्य चीजें हैं जिससे श्रीलंका की आय होती है। तो जैसे ही आतंकवादी हमले हुए तो श्रीलंका का पर्यटन एकदम से गिर गया था, वहां पे पर्यटनों ने जाना बंद कर दिया था। उसके बाद सन आता है 2020। साथियों 2020 सन में कोविड चालू हो जाता है, कोरोना काल हो जाता है और पूरे विश्व में एक तरह से लॉकडाउन लग जाता है और इस तरह
श्रीलंका में पर्यटन पूरी तरह खत्म हो चुका था, पूरी तरह समाप्त हो चुका था। फिर जैसे ही कोरोना संकट जाता है तो वहां की सरकार ने गलत नीति अपनाई थी। गलत नीति क्या अपनाई कि वहां के जो राष्ट्रपति है गोटाबया ने वे वहां के बहुसंख्यक जो सिंहली लोग थे, वहां के जो लोग थे, उनको खुश करने के लिए जो 15% वेट था, 15% वेट था जो वहां के टैक्स वसूलती थी, उसको उन्होंने घटा के 8% कर दिया था, अपना चुनाव में फायदा, अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरा, उन्होंने घोषणा की थी कि श्रीलंका को पूरी तरह ऑर्गेनिक कंट्री बनाया जाएगा। वहां पे किसी भी प्रकार का यूरिया या जो भी ये कृत्रिम खाद्य सामग्री या दवाएं वगैरह होती है वो फसल में यूज नहीं की जाएगी, और इसको पूरी तरह प्राकृतिक चीजों के बल पे यहाँ पे खेती की जाएगी और कृषि की जाएगी। तो वहां की सरकार ने यूरिया और या जो जितना भी कृत्रिम उर्वरक था उस पे रोक लगाती थी। वहां की सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि हम विदेश से जो ये यूरिया या उर्वरक हम आयात करते हैं, इसका रोक लगा के हम विदेशी जो मुद्रा है उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद वहां पे चाय के बागान पूरी तरह उजड़ गए और कृषि में पूरी तरह कमी आ चुकी थी, तो लोगों के पास रोजगार नहीं बचा था और खेती पूरी तरह उजड़ चुकी थी। पर्यटन पहले भी उजड़ चुका था। तो इस तरह श्रीलंका एक घोर आर्थिक संकट से गिर चुका था। साथियों, इसके बाद यदि हम मौजूदा बात करें तो श्रीलंका में जो विद्यार्थियों की परीक्षा होती है, विद्यार्थियों की परीक्षा इसलिए रोक दी गई है कि वहां पे सरकार के पास कागज छापने के लिए पैसा नहीं है और पेन और जो बाकी जो सामग्री उपलब्ध करानी है तो उसके लिए सही भी नहीं है। तो इस कारण वहां पे बच्चों की परीक्षा पूरी तरह रोक दी गई है। हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस सुविधा है वो एम्बुलेंस सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई है कि एम्बुलेंस में डालने के लिए डीजल नहीं है। लोगों के पास जब गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल पंप जितने भी है वहां पे भारी भगदड़ मच चुकी है, इसलिए श्रीलंका ने वहां पे अपनी आर्मी उतार दी गई है। तो वहां पे प्रत्येक पेट्रोल पंप पे जो सैनिक है उनको तैनात कर दिया गया है ताकि वहां पे किसी भी प्रकार का हुड़दंग ना हो या किसी भी प्रकार का घटना या दुर्घटना वहां पे नहीं हो। साथियों, इसके पीछे जो बड़ा बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो है कि चीन ने कर देके बड़ी मात्रा में ब्याज और इस ऋण चक्कर में श्रीलंका को घेर लिया है और इस कारण उसमें श्रीलंका में संकट आ चुका है। साथियों, हम बात करते हैं कि इस चीज का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है और यहाँ से श्रीलंका की तमिलनाडु से और श्रीलंका के बीच में दूरी मात्र 51 मील है, 51 समुद्री मील। तो यहाँ के बहुत सारे लोग श्रीलंका से भाग के भारत के इस पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और केरल में शरण ले रहे हैं। तो भारत के पास शरणार्थियों को रोकने की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। दूसरी, श्रीलंका में कई भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए भी भारत को आगे आना पड़ेगा, ये एक उस पर दबाव है। इसीलिए भारत ने 3.5 अरब डॉलर का कर्ज श्रीलंका को देने के लिए अभी अपनी घोषणा की है। साथियों, इसके साथ ही श्रीलंका में कई लोगों ने यह भी खबर फैला रखी है और यह भी खबर है कि भारत अपनी आर्मी भेज के श्रीलंका की स्थिति को नियंत्रण करेगा, लेकिन भारत के गृह मंत्रालय ने इसके लिए पूरी तरह मना कर दिया कि श्रीलंका में भारतीय आर्मी को तैनात नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जैसे ही भारतीय आर्मी को श्रीलंका में तैनात किया गया था तो श्रीलंका के लोगों ने ही भारत के सैनिकों पे अटैक किया था और उनके साथ धोखा करके कई लोग उस मिशन में शहीद हो चुके थे और उस मिशन में अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी शहादत को प्राप्त हुए थे। तो उस चीज से सबक लेके भारत के गृह मंत्रालय ने पूरी तरह मना कर दिया है कि श्रीलंका को किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी या भारतीय सेना को वहां पे नहीं भेजा जाएगा।
साथियों, श्रीलंका के पास क्या विकल्प है इस संकट से निकलने के लिए? तो श्रीलंका के पास साथियों, श्रीलंका के पास क्या विकल्प है इस बारे में चर्चा करें तो श्रीलंका के पास एक विकल्प है कि प्रथम तो वो अपने देश में एक स्थिर सरकार का गठन करे, वहां के पूरा विपक्ष और पक्ष मिलके एक स्थिर सरकार का गठन करे और एक योग्य व्यक्ति को अपना नेतृत्व प्रदान करे। दूसरा, विदेश से कर्ज लेने की कोशिश करे और अपने वहां की जनता धैर्य बनाए रखे और पूरी तरह सरकार का साथ दे। इस तरह वो अपने आर्थिक जो संकट है उससे निकल सकती है। दूसरा ये भी है कि वहां पे निजीकरण किया जाए, जितने भी सरकारी उपक्रम है या सरकारी फैक्ट्रियां वगैरह है वो निजी लोगों के हाथ में दे दी जाए ताकि वहां पे भारी मात्रा में निवेश हो और इस तरह वो आर्थिक संकट से उबर जाए। वहां पे साथियों, लोगों के बीच ये भी खबर है कि श्रीलंका को भारत में शामिल कर दिया जाए और श्रीलंका को एक भारत के स्टेट के तौर पर दर्जा दे दिया जाए। तो इसके बारे में अभी ज्यादा आवाज नहीं है, लेकिन कुछ एक जगह से ये भी चर्चा है कि भारत में इसको शामिल कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी संभव हो पाएगा। तो ये विकल्प है कि श्रीलंका सर्वप्रथम तो अपनी एक स्थिर सरकार का गठन करे और वहां के जनता, सरकार, मंत्री और अधिकारी पूरी तरह इस चीज पे डेडिकेट हो कि उस मुल्क को फिर से कैसे खुशहाल रखे और कैसे आर्थिक संकट से उबर के आए। तो धन्यवाद साथी।